लीनियर अलजेब्रा पार्ट 2 का लेक्चर 5 शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़, काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। अब ये जो काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है ना, ये आप लोगों को इन जो मैंने टॉपिक सिलेक्टेड किए हैं उसी को मैं गो थ्रू करूँगा, और जब हम काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की तरफ जाएंगे ना, तब आप चीज़ों को देखेंगे कि कितना ईजी है ये। बड़े इंटर रिलेटेड ये तीनों टॉपिक है आपस में, वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी और काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, जो आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो हम देखते हैं, एक एक को हम अलग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, फिर एक प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे और थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ किस बारे में है और क्यों बात हो रही है। ये जो काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है, देखा जाए तो इतना कोई ज़रूरी टॉपिक तो है नहीं है, लेकिन टेस्ट या पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। अच्छा, तो पहले हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो वीडियो का जो पहला टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि वेक्टर एडिशन क्या है। जैसा कि मैंने शायद पिछले कुछ लेक्चर्स में भी आप लोगों को वेक्टर्स को ऐड करना बताया था, वेक्टर्स किस तरह ऐड होते हैं, लेकिन जो एडिशन है वो थोड़ा इंटुइटिव बनाने के लिए इसको पूरे लेक्चर को मैं वेक्टर एडिशन से शुरू करूँ। बेसिकली दो तरीके हैं वेक्टर्स को ऐड करने के। हम पहले को देखते हैं कि पहला कौन सा है। एक तो ये है कि जिसे हम ग्राफिकली ऐड कर सकते हैं। इधर मैं ज़रा इसका साइज बदलूँ। ग्राफिकली भी हम ऐड कर सकते हैं और न्यूमेरिकली भी। पहले तो मैं इधर लिख लेता हूँ ना कि दो तरीके हैं, ग्राफिकली और न्यूमेरिकली, या आप ये कह लें कि नंबर्स से भी हम ऐड कर सकते हैं, न्यूमेरिकली भी हम ऐड कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकली जब हम ऐड करेंगे वो आप लोगों को पता चलेगा। पहले ग्राफिकली को डिस्कस करते हैं, इस एरिया को देखते हैं कि क्या होता है। जब हम ग्राफिकली ऐड करते हैं वेक्टर्स को, फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे मेरे पास एक ए वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक ए वेक्टर है और मेरे पास यहाँ पे कोई रैंडम बी वेक्टर है। तो मैंने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा। छोटी क्लासेस में शायद फिज़िक्स में आप लोगों ने पढ़ा हो कि हम हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक वेक्टर को लेते हैं, ठीक है, इस तरह। सॉरी, इसका कलर काफ़ी बड़ा है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा पतला। तो इस तरह हम ए वेक्टर को लेते हैं, ठीक है, उसी डायरेक्शन में रखूँगा ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए, और फिर उसकी हेड से टेल को मिला देते हैं अगले वेक्टर को, जो कि हमारे पास बी वेक्टर है, और बी वेक्टर को हम उसकी पिछले वेक्टर की हेड से मिलाते हैं और टेल को आगे से जोड़ते हैं, तो ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। ये हेड टू टेल रूल होता है, फिज़िक्स में हम लोगों ने आमतौर पर देखा है। अगर नहीं पढ़ा तो आप थोड़ा सा रिव्यू कर सकते हैं इसी लेक्चर में। तो जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा ना, यानी कि इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट निकल रहा है वो निकलेगा हेड टू टेल। यहाँ से देखें, थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए ड्रॉ करना इस तरह ग्राफिक टैब पे, लेकिन बेसिकली ये रिजल्टेंट है हमारा, ठीक है। रिजल्टेंट क्या लें, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो दोनों सेम है, ठीक है। ये जो रिजल्टेंट है हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास इस तरह भी हम एडिशन कर सकते हैं वेक्टर्स की, यानी कि ये दोनों वेक्टर को ग्राफिकली भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब हम वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड करते हैं तो मसला ये आता है कि अगर हमारे पास 3, 4 या 5 वेक्टर्स हो जाएं इस तरह, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको ऐड करना हेड टू टेल रूल से बनाते हुए। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं एक वेक्टर लेता हूँ, दूसरा वेक्टर लेता हूँ, इसी तरह ही मैं ऐड करता जाता हूँ, इसी तरह ही हेड टू टेल रूल करता जाता हूँ, फिर बाद में मैं इसको ऐड करूँगा तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको समझने में। और अगर कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, यहाँ पे तो मेरे पास 2 डायमेंशनल वेक्टर है, अगर मेरे पास 3D या 4D से मतलब ये है कि 4 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल वेक्टर्स आ जाएं जिसके कंपोनेंट्स हो ए बी सी डी। जैसे मैंने एन ट्यूपल्स में बताया था ना कि हम वेक्टर्स की नोटेशन को लिखते हैं, उसके कंपोनेंट्स को लिखते हैं, जो ग्राफ पे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं उसको लिखते हैं। इसी तरह ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ग्राफिकली, तो इसलिए हम सिंपल न्यूमेरिकली उनको एडिशन कर सकते हैं। न्यूमेरिकली में आते हैं अब। न्यूमेरिकली हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हो गया तो हमारे पास ग्राफिकली। अब न्यूमेरिकली में क्या है कि न्यूमेरिकली में हम सिंपली पहले इसको इरेज ही कर लेते हैं। न्यूमेरिकली में हम सिंपल नंबर्स को कंपोनेंट वाइज ऐड करते हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें मेरे पास इधर यू वेक्टर है एक, ठीक है, यू वेक्टर है और उसके कंपोनेंट्स हैं एन ट्यूपल्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ। आप वेक्टर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसको
मेट्रिसेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो तीनों चीज़ें एक ही हैं, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका। तो ये एक 3D वेक्टर है, यानी कि 3 डायमेंशनल वेक्टर है, क्योंकि इसके 3 कंपोनेंट्स हैं i, j, k। पहली रिक्वायरमेंट हमारी ये होनी चाहिए कि क्या दोनों के डायमेंशन सेम है, दोनों के डायमेंशन यहाँ पे सेम ही है, तो इसका मतलब एडिशन पॉसिबल है वेक्टर्स के लिहाज से भी और एन ट्यूपल्स के लिहाज से भी। तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट वाइज इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ u प्लस वी, और माइंड यू ये वेक्टर्स हैं, मैंने शायद ऊपर लिखना भूल गया हूँ, इसके ऊपर बार है तो ये वेक्टर्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट वाइज इनको ऐड करता रहता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास i कंपोनेंट 3 + 2 -3 + 2, और ये हमारे पास आ गया इसका आई जे के कॉम्पोनेंट्स पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो जब मैं यू वी को ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है 0 -1 और यहाँ पे 3 आता है मेरे पास। तो ये मैंने न्यूमेरिकली आप लोग को बताया कि न्यूमेरिकली भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ग्राफिकली ऐड कर सकते हैं। न्यूमेरिकली ऐड करने का फ़ायदा ये है कि अगर हमारे पास डायमेंशन जैसे बढ़ जाते हैं, अभी यहाँ पे तो मेरे पास 3D की बात हो रही थी ना, 3 डायमेंशनल कुछ भी हो सकता है वो। अगर मैं 4D को ऐड करूँ, 4 डायमेंशनल को, तो उसकी एग्जांपल ये होगी ए, बी, सी या डी, इस तरह सो ऑन। अगर मैं एन डी डायमेंशन यानी कि जो एन डायमेंशनल हैं, जो भी वेक्टर आ जाता है मेरे पास, तो वो मेरे पास इस तरह आगे तक चलता रहेगा। तो उसको ऐड करना ज़्यादा आसान है, बजाय उसको ग्राफिकली मैं विजुअलाइज करूँ। ग्राफिकली ये होता है कि हम देख सकते हैं वेक्टर्स को कि किस तरह वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, और फिज़िक्स में देखने में आसानी रहती है। अगर फोर्सेस को ऐड करें तो हमें बेटर आइडिया मिल जाता है। आगे चलते हैं, उसी टॉपिक को आगे एक्सटेंड करते हैं, किसी और टॉपिक की तरफ कन्वर्ट करते हैं, फिर एंड पे श्वार्ट्ज जो इनइक्वालिटी है उसकी तरफ आ जाएंगे, आप लोग को आइडिया हो जाएगा पूरा। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़ की तरफ आते हैं, और मेरे पास यहाँ पे एक इनइक्वालिटी लिखी है, पहले उसको थोड़ा समझते हैं ये क्यों है, इसका क्या मकसद है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उसने कि a प्लस बी का होल मैग्नीट्यूड, यानी कि इकट्ठा मैग्नीट्यूड लिया हुआ है। वेक्टर्स हैं ये, बेसिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी। उसका मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया है, उसका सम निकाल लिया है और उसका मैग्नीट्यूड ले लिया। और जो मैंने ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे अलग से लिया और बी का मैग्नीट्यूड अलग से लिया, लेकिन उसको मैंने सम कर दिया यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे सेंटर में करके लिखता हूँ, और मैंने इसको सम कर दिया। अब जब मैं सम करूँगा तो इस वाले एरिए में जो इनइक्वालिटी होगी वो बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा बन जाएगी इससे a प्लस बी का जो मैंने होल मैग्नीट्यूड लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा ग्राफिकली समझाता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। हो ये उड़ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे दो वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ, a वेक्टर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं b वेक्टर लेता हूँ, हेड टू टेल रूल यहाँ पे चल रहा है, मैंने यहाँ पे b वेक्टर लिया। अब मैं इसमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालता हूँ हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करके। यहाँ से देखें तो मैं यहाँ से एक, सॉरी ये कर्व बन गया एक छोटा सा, तो मैंने यहाँ पे हेड टू टेल रूल लगा दिया, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। अब ये जब रिजल्टेंट वेक्टर आ गए जो कि इक्वल है a प्लस बी के, पिछले मैंने ग्राफिकली समझाया था ना वेक्टर्स ऐड होते हैं। अब मैंने जब ये ऐड कर दिए तो हो ये रहा है कि जो इनइक्वालिटी में जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनी हुई है, वो यहाँ पे ये समझाने की बात कर रहा है कि जो a प्लस बी का जो मैंने रिजल्टेंट है ना, यहाँ पे ये रिजल्टेंट है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है a प्लस बी का जो मैंने अलग से मैग्नीट्यूड लिया, यानी कि इस हिस्से का। ठीक है, और ये क्यों होता है? क्योंकि अगर ग्राफिकली भी देखा जाए तो देखें यहाँ पे हो ये रहा है कि अगर a है, ठीक है, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू 5 है, ठीक है, और यहाँ पे b है, उसकी भी वैल्यू 5 है, तो मैग्नीट्यूड अगर मैं इन दोनों का लूँगा तो वो 5 ही है। 5 और 5 को मैंने अलग अलग ऐड किया तो वो 10 बन गया, तो 10 है यहाँ पे। लेकिन अगर जब मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकली देखूँ तो यहाँ पे एक एंगल की वजह से एक एंगल बन रहा है, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो छोटा बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ना, तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर छोटा बन रहा है जो मैंने अलग से मैग्नीट्यूड लिया है। तो उससे छोटा इसलिए बन रहा है क्योंकि ज्योमेट्रिकली यहाँ पे एक एंगल की वजह से ए और बी का जब मैंने सम किया उससे कम वैल्यू निकल रही है। इसको आप लोग थोड़ा सा रफली समझ लें कि अगर दो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान एंगल है, तब जाके ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बनती है।
लेकिन अगर दो वेक्टर्स के दरमियान कोई एंगल नहीं है, लेट्स सपोज यहाँ पे कब जाके ये इक्वल होगा, साइन तब जाके इक्वल होगा जब मैं इसके दरमियान कोई एंगल नहीं है, ये ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा। क्योंकि ये दोनों के दरमियान कोई एंगल बन नहीं रहा, स्ट्रेट दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, तो ए प्लस बी जो मैग्नीट्यूड लूँगा मैं अलग से, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा या ग्रेटर देन या इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी का जो होल मैग्नीट्यूड लेंगे ना हम, उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये तब जाके होगा जब कोई एंगल नहीं होगा। लेकिन जब एंगल है तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड अलग अलग लेंगे, प्लस करेंगे ना, तब जाके उसकी इनइक्वालिटी बन जाएगी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी शो हो जाएगी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा रफ टॉपिक था, उसको और आगे लेके चलते हैं, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि चल क्या रहा है पूरे लेक्चर में। थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट का रिव्यू लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट मैंने पिछले लेक्चर्स में समझा दिया, मुझे पता है, लेकिन इसको समझाने का मकसद इसलिए कि वो जो आगे काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आएगी उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में बेसिकली होता ये है कि मेरे पास दो वेक्टर से एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, कि लेट्स सपोज मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कलर चेंज करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी वेक्टर है, ठीक है। ये तो ए हो गया मेरे पास, ठीक है, और ये मेरे पास बी हो गया। अब जो बी वेक्टर है मेरे पास और ए वेक्टर है, मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए ए और बी का। तो डॉट प्रोडक्ट में मैं आप लोगों को बता दूं कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एक एंगल तो बन रहा है जो कि थीटा एंगल है, मुझे नहीं पता क्या है, तो वो थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। अब जो ये एंगल बन रहा है उसकी वजह से डॉट प्रोडक्ट मैंने लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट की मैंने जो आप लोगों को इक्वेशन करवाई है उस लिहाज से पिछले लेक्चर्स के मुताबिक अगर मैं चलूँ तो वो मेरे पास ये बनती है ए डॉट बी, ठीक है, और ये वेक्टर्स हैं। अगर वेक्टर्स ना भी लिखें तो इसके ऊपर एक बार आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो ये वेक्टर्स हैं। अब अगर फिज़िक्स बुक में देखें, फिज़िक्स में, तो उसकी जो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन बन रही है वो है कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ ए डॉट बी से और बीच में कोई एंगल है। और इसकी इक्वेशन इस तरह भी लिखी जा सकती है, काफ़ी बुक्स में कुछ इस तरह भी लिखी होती है कि इधर ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, असल में वहाँ पे वो मैग्नीट्यूड है। लीनियर अलजेब्रा में हम इक्वेशन सिंपली कर लिखते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा फिज़िक्स से भी थोड़ा सा आइडिया दिलवा रहा हूँ कि किस तरह ये हो रही है। यहाँ पे मेरे पास ए का मैग्नीट्यूड है, डॉट बी का मैग्नीट्यूड है, और एंगल थीटा है हमारे पास, कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो कॉस थीटा है, हम इसको इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि बी को मैं अलजेब्रिक प्रॉपर्टी के मुताबिक बाहर कर देता हूँ, तो यहाँ पे ए को मैं मल्टीप्लाई पहले करा देता हूँ कॉस थीटा के साथ, ठीक है, तब भी ये सही रहेगा। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ सेम आंसर आता है जो डॉट प्रोडक्ट का हमने निकालना है। अच्छा, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट अगर ज्योमेट्रिकली मैं आप लोगों को बताऊँ क्या है, डॉट प्रोडक्ट ये है कि मैं एक वेक्टर लेता हूँ, उसको मैं चाहता हूँ कि मुझे डॉट प्रोडक्ट चाहिए बी की डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन उसके दरमियान कोई एंगल भी है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को इस तरह समझाऊँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। देखो, अगर यहाँ पे मैं देखूँ डॉट प्रोडक्ट ये है, कलर चेंज ही करना पड़ना है, इस तरह आप लोगों को समझना। अब जहाँ पे ये मैं डॉट 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 लगाऊंगा, ये देखें, तो अगर यहाँ पे देखें तो इस एरिया को बी जो ए है वो बी को चॉप कर रहा है, ठीक है, ये कुछ इस तरह बन रहा है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे अगर मेरे पास, नीचे आ जाते हैं, ये देखें बी वेक्टर है, थोड़ा सा रफ है लेकिन आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास बी वेक्टर है और मैंने ए वेक्टर से चॉप कर दिया बी वेक्टर को उतना ही जितना ऊपर किया हुआ है, और एंगल भी मेरे पास वही कॉस थीटा आ गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी चॉप हुआ है इतना। तो बेसिकली ये हो रहा है कि मुझे डॉट प्रोडक्ट में होता ये है कि मुझे ए वेक्टर लेता हूँ इस एग्जांपल में और बी के डायरेक्शन में पॉइंट करता हूँ, और उसका जो डॉट प्रोडक्ट निकलता है उसके मुताबिक होता है। और मुझे डॉट प्रोडक्ट किस मुताबिक मिलता है, जितना मेरे पहले वेक्टर ने इसको चॉप किया है यानी कि काटा है उसके मुताबिक, यानी कि जितनी उसकी लेंथ है एंगल के मुताबिक। यहाँ पे कॉस थीटा है उसके मुताबिक, क्योंकि ऊपर से भी देखें हम नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे इतना ही बन रहा है। थोड़ा सा आप लोग को आइडिया हो रहा है कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, क्योंकि देखिए बी की लेंथ ज़्यादा है,
ठीक है, बी की लेंथ हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें डॉट प्रोडक्ट ए के मुताबिक चाहिए, तो पॉइंट उसकी तरफ ही हमने किया हुआ है, बी की डायरेक्शन के मुताबिक। अब जब बी की डायरेक्शन के मुताबिक है तो बी की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और हमने इसको इस तरह का मल्टीप्लाई किया है कॉस के साथ, ताकि उसका एंगल भी उस तरफ रहे, और उसकी वजह से हमें डॉट प्रोडक्ट मिल जाता है। बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ये है, ज्योमेट्रिकली आप लोगों को समझ आई होगी, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने मैथमेटिकली आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट करवाया था। बेसिकली हम दोबारा से समझा देता हूँ। एक वेक्टर लेते हैं और हमें चाहिए उसका डॉट प्रोडक्ट बी के मुताबिक। अब बी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन इस एग्जांपल में उसकी डायरेक्शन में ही है। तो जब मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया एंगल थीटा के मुताबिक, तो उसने उसको चॉप किया, यानी कि कट करके उसका डॉट प्रोडक्ट निकाला बी प्रोडक्ट के मुताबिक, यानी कि उसकी लेंथ के मुताबिक। अब जो पिछली ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ बताई थी, उसी को इसी से रिलेटेड करेंगे, तो आप लोगों को जो थ्योरम या इनइक्वालिटी है, काउशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, वो समझ आ जाएगी। और हम जो डॉट प्रोडक्ट है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि हम ए डॉट बी को मैट्रिक्स से भी कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास कंपोनेंट्स हैं प्लस, सॉरी इसको मैंने इस तरह की ए वाई बी वाई और ये बी एक्स था, ठीक है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर मुझे मैट्रिसेस की फॉर्म में भी चाहे तब भी यही हो जाएगा। लेकिन उसमें हम इसको एलिमेंट वाइज को स्विच कर देते हैं, यानी कि उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। बेसिकली सेम चीज़ें हैं, तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये एक रिव्यू था ताकि आपको ज्योमेट्रिकली समझ आ जाए कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। अब जो हमारे पास मेन जो टॉपिक है उसकी तरफ हम जा रहे हैं, तो उसको देखते हैं। और डॉट प्रोडक्ट याद रखें कि हमेशा एक नंबर होता है। हमने वेक्टर एडिशन को भी डिस्कस कर लिया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को भी डिस्कस कर लिया, और ट्रायंगल इनइक्वालिटी बहुत रिलेटेड है, जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है काउशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, बहुत रिलेटेड है ट्रायंगल इनइक्वालिटी से। तो हम इसको देखते हैं ये क्या है। बेसिकली जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में बताया वही चीज़ होगी, लेकिन उसमें डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट मैंने थोड़ा सा आप लोगों को इसी लेक्चर में रिव्यू दिया। पहले लिख लेते हैं कि इनइक्वालिटी है क्या हमारे पास। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को इनइक्वालिटी बता दूँ कि मेरे पास वेक्टर ए है, मेरे पास यहाँ पे वेक्टर ए है और बी है। देखते हैं, मेरे पास यहाँ पे वेक्टर ए है, डॉट बी, मैग्नीट्यूड होल मैग्नीट्यूड मैंने लिया इसका, और इनइक्वालिटी बनती है इसकी ए, सेम वही ट्रायंगल इनइक्वालिटी, लेकिन इसमें डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहा है। आप लोगों को खुद ही इंटुइटिवली आइडिया हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि बड़ा इंटुइटिवली आप लोग को ये टॉपिक समझ आ जाएगा, बहुत इंटुइटिव है। अब देखें, जब जैसे जैसे मैं सॉल्व करूँगा ना, आप लोग को आइडिया हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, कि हम एक मैग्नीट्यूड लेते हैं, उसको चॉप करते हैं, उसके हिसाब से लेते हैं। तो अब ये इनइक्वालिटी क्यों पैदा हो रही है, देखें। मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी में बताया था ना कि मेरे पास ए वेक्टर है और बी मेरे पास बड़ा वेक्टर है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ए है। तो जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ एंगल थीटा के मुताबिक, ठीक है, यहाँ पे थीटा है मेरे पास, तो यहाँ पे देखें तो ये इसको चॉप कार्ड है, मुझे सिर्फ इतने एरिया का डॉट प्रोडक्ट मिलता है जितना ए बी को चॉप करता है, तो उतना मुझे मिलता है। तो बेसिकली ये चीज़ तो आप लोग को क्लियर होगी ट्रायंगल इनइक्वालिटी से कि ये क्यों छोटा आ रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे आ रहा है। मैंने ए का जो पूरा मैग्नीट्यूड लिया और उसको बी के मैग्नीट्यूड के साथ क्या कहते हैं पूरे मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो उसकी इनइक्वालिटी ज़्यादा हो गई। बेसिकली जो काउशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है वो यही है। और जो मैंने डॉट प्रोडक्ट का आप लोगों को बता दिया था ना रिव्यू में, वो बहुत इजी आप लोगों को कर गया, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल था मुझे समझाने में, उसको आपस में जोड़ना पड़ा, लिंक करना पड़ा, इसलिए आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या चक्कर है। अब मैं दोबारा से आप लोग को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है, कई बार नई चीज़ समझ आती है इसी लेक्चर में। देखें, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे किया ये कि मैंने ए वेक्टर लिया, उसका मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। और मैंने बी मैग्नीट्यूड लिया, बी क्योंकि हमारे पास याद है ना बड़ा है, ठीक है। अब क्योंकि बी बड़ा है और ए बड़ा है, मैंने इसको आपस में एंगल के मुताबिक नहीं किया, यानी कि उसका डॉट प्रोडक्ट इकट्ठा नहीं लिया, मैंने उनको इंडिविजुअली उनका डॉट प्रोडक्ट लिया। तो क्या होगा, बेसिकली ये तो वैल्यू बड़ी बन रही है, क्योंकि ये देखें ना, मैंने पूरा इसको बाइसेक्ट नहीं कहीं पे किया, यानी कि जैसा कि मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी में बताया था या अभी थोड़ी देर पहले बताया था
लास्ट टाइम हमारा ए यहाँ पे था, उतने उसने इस एरिया तक का डॉट प्रोडक्ट निकाला था। लेकिन अब यहाँ पे बात नहीं है, हमें इस जो एरिया का भी या इस वेक्टर की जो लेंथ है इस एरिया का भी हमें डॉट प्रोडक्ट ऐड होगा। उससे क्या होगा कि इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी, जो कि हमारे पास यहाँ पे राइट साइड है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी लेफ़्ट साइड की निस्बत। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह होगा। क्विक प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। बेसिकली ट्रायंगल इनइक्वालिटी ही थी, लेकिन इसमें हमने डॉट प्रोडक्ट को ऐड कर दिया है, एक्सटेंशन है उसी की। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को ट्रायंगल इनइक्वालिटी का एक क्विक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे पास वेक्टर u है और v है। तो हम पहले क्या करेंगे कि इसके कंपोनेंट्स को हम इंडिविजुअली देखते हैं और फिर उसके मुताबिक इनइक्वालिटी को मैं प्रॉपर आप लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो देखते हैं कैसे होगा। पहले तो मैं क्या करूँगा कि मैं u जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ। मैग्नीट्यूड याद है ना कि सिर्फ लेंथ होती है वेक्टर की कि कितने पॉइंट्स का उसकी डायमेंशन है। तो मैं u के कंपोनेंट्स लिख लेता हूँ और उसका एक मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। u स्क्वायर करता जाऊँगा और फिर उसको ऐड करता जाऊँगा। u -1 + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो मैंने सॉल्व कर लिया पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो आ रहा है हमारे पास 27 स्क्वायर √27, और जो कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन है, मैंने इसको राउंड किया वैल्यू, ये 5.20 बनती है, ठीक है। अब मैं लेता हूँ v का मैग्नीट्यूड, इंडिविजुअली ले रहा हूँ, पहले आप लोग को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इकट्ठा भी लूँगा लेकिन पहले मैं इंडिविजुअली करके दिखा। तो मैं कंपोनेंट्स इसके लिखता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। 2 स्क्वायर्ड + 0 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये 1 है। सॉरी मैं ज़रा फास्ट लिख रहा हूँ क्योंकि बेसिकली आप लोग को ये पहले भी लेक्चर समझा चुका हूँ, इसलिए मैंने इसको तो ये √14 बन रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगेन यहाँ पे 3.74 बनता है, ठीक है। मैंने इंडिविजुअली ले लिया इसका मैग्नीट्यूड। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे कलेक्टिव यानी कि होल जो मेरे पास मैग्नीट्यूड बनता है उसका u + v का जो मैग्नीट्यूड है इकट्ठा, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा कि पहले मैं ऐसा करूँगा कि इनको ऐड करता हूँ, फिर उसके बाद जाके उसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन ये हो रही है कि 1 को कंपोनेंट वाइज ऐड करना है ना, तो मैं क्या करूँगा पहले इसको ऐड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जाके इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ। तो जब मैं इसको ऐड करता हूँ u + v को, तो मेरे पास क्या आता है u + v में अगर मैं देखूँ यहाँ पे 1 यहाँ पे है और इस 2 के साथ ऐड होगा, इसी तरह कंपोनेंट वाइज ऐड करूँगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो 1 + 2 3, -1 + 0 -1, ठीक है। 3 + 3 6 और 4 + 1 5, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसका जो लेता हूँ मैग्नीट्यूड, इकट्ठा ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यूज़ लिख लूँगा सारी, स्क्वायर्ड + -1 स्क्वायर्ड + 6 स्क्वायर्ड + 5 स्क्वायर्ड। मैं ये इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं, ठीक है। अब इसका जो मैं वैल्यू निकालता हूँ वो मेरे पास आती है हमारे पास 8.43। तो मेरे पास सारी वैल्यूज़ अब आ चुकी हैं। तो मैं अब इसको कंपेयर करता हूँ। कंपेयर मैं क्या करूँगा कि क्योंकि मुझे पता है इनइक्वालिटी के मुताबिक मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसको मैं एडजस्ट करता हूँ अपनी इक्वेशन के मुताबिक। और मेरे पास क्या था, यहाँ पे लिख लेते हैं, अपनी इक्वेशन के मुताबिक एडजस्ट करता हूँ ना। इसको u भी थी ना मेरे पास वैल्यूज़, तो मैं उसको हिसाब से इनइक्वालिटी को सेट करता हूँ। u का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, सॉरी ये प्लस है, प्लस v का हमारे पास मैग्नीट्यूड है। अब मैं इसको ऐड करता हूँ। u v का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास कलेक्टिव आया वो हमारे पास आया है 8.43, ठीक है। और यहाँ पे ये लेस देन है हमारे पास, जो वैल्यू हमारे पास ऊपर आई है, तो मैं इसको प्लस करता हूँ 5.20 + 3.74, जो कि हमारे पास इक्वल बनती है 8.94 के। सो बेसिकली मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ कर दिया, मैथमेटिकली भी है, लेकिन आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि इंडिविजुअली ऐड करने से वैल्यू
ज़्यादा बड़ी आई है बजाय इसके कि मैं होल का जो मैग्नीट्यूड की है प्लस करके उसकी है। इसी तरह ही काउची श्वार्ट्ज जो इनइक्वालिटी है वो भी इसी तरह ही है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से ग्राफिकली आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ। उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब हम जो प्रॉब्लम है काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को उसको डिस्कस करते हैं। मेरे पास वही वेक्टर्स हैं जो मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम में सॉल्व किए, तो मैंने वेक्टर्स की वैल्यू को चेंज नहीं किया, लेकिन फिर भी आप लोग को आइडिया देता हूँ कि क्या करना है। तो हम पहले इस वाली वैल्यू को देखते हैं, ए डॉट बी, यानी कि जो उसका डॉट प्रोडक्ट है उसका होल हमने मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसकी वैल्यूज़ को देखते हैं। पहले तो मैं ए डॉट बी की वैल्यू का सम उसको निकालता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास आती हैं 1। सेम अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ वीडियो को भी ईजी रहेगा, तो मेरे पास वैल्यू आती है 2। ये मैंने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी। आप लोग इंडिविजुअली आप अकेले से प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, क्योंकि मेरा वीडियो का जो लेंथ है वो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं इसको कर, जो कि हमारे पास है 15 के। ठीक है, अब जो मैंने 15 का जो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है तो वो ये निकल रहा है। ठीक है, ये मेरा मैग्नीट्यूड है, इधर मैंने लगाना भूल गया, तो ये मेरे पास 15 बन रहा है। अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हमने मैग्नीट्यूड ऑलरेडी यू वी का फाइंड कर लिया था, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यू का हमारे पास मैग्नीट्यूड था, यू का मैग्नीट्यूड हमारे पास यहाँ पे था 5.20, और v का हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या था, वो हमने निकाला था 3.74। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि ये वैल्यूज़ मैंने कैसे निकाली हैं, तो जो मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी को प्रॉब्लम सॉल्व किया ये वही वैल्यूज़ हैं। ठीक है, मैंने दोबारा आप लोगों को क्लियर कर दिया। तो अब इसके इनइक्वालिटी को एडजस्ट करते हैं अपनी इक्वेशन के मुताबिक। मेरे पास यहाँ पे पूरा इनइक्वालिटी लिखी हुई है, इसको अपनी इक्वेशन के मुताबिक सेट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ए बी लिख लिया, असल में ये ना यू वी थे। ठीक है, तो मेरे से गलती हो गई, लेकिन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, इसको इक्वेशन को अपने हिसाब से सेट करना है या इनइक्वालिटी को अपने हिसाब से सेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, u डॉट बी का मैग्नीट्यूड जो कि लेस देन है u के अपने इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड डॉट b का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड। तो अब इसको वैल्यूज़ को देखते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास आ गई 15। ठीक है, 15 आ गई वैल्यू, और लेस देन है इक्वल टू, इसका आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, इसके टाइम्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3.74। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आगे लेके चलूँ आप लोगों को, तो आइडिया आप लोगों को हो जाएगा कि जब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 5। यहाँ पे तो 15 वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 19.45। तो मैंने प्रूफ कर दिया जो हमारा काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है और ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड टॉपिक हैं। अगर आप लोग को ट्रायंगल इनइक्वालिटी समझ आ गई तो ये जो काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है वो भी समझ आ जाएगी। बेसिकली आप लोग को इसका इंट्यूटिवली आइडिया होना चाहिए। इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन टेस्ट वगैरह में प्रॉब्लम्स वगैरह इस तरह की आ जाती हैं, इसलिए ये करवाना ज़रूरी था।